हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब और क्या आपके हालचाल है। देखिए, मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th की सोशल साइंस। उसमें जो चारों सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आपको पेपर देना है और बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनना है। ठीक है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कैसे आपके 90% से भी ज्यादा परसेंट आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये सब हम आपकी क्लास में करवाएंगे। सारी क्लासेस हमारी चलेगी। अभी मैं जो आपको सिलेबस में बताऊंगी, वो सारी जो भी मैं सब्जेक्ट बताऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्या क्या पढ़ाऊंगी, क्या नहीं पढ़ाऊंगी, ये सब अभी बता दिया जाएगा आपको। और सबसे पहले जो टॉपर बच्चा है वो क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो टॉपर होता है वो क्या करता है, पहले वो सारा सिलेबस देखता है, उसके बाद वो देखता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार आप क्या करते हो कि आपको ध्यान ही नहीं होता है, जिस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप 6 नंबर की मेहनत कर लेते हो। तो आपको ये नहीं करना है। जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसी पे फोकस करना है, वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। उसके आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब मैं बताऊंगी। तो मेरा नाम है जया गुर्जर और मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी क्लास 10th की। आपको हमारे साथ क्लास 10th की सोशल साइंस पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है और याद नहीं करना है। कई बार आप क्या करते हो कि आप याद करते हो। याद कैसे करते हो मैं बताती हूँ। जब हम स्कूल टाइम में होते थे, हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स भी होते थे, वो ऐसे ही याद करते थे। तुम क्या करते हो, तुम लेते हो एक कॉपी, संजीव पासबुक, जो भी मतलब तुम्हारी पासबुक होती है वो तुम खोलते हो और उसके बाद तुम क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन के में जो अर्थ होते हैं वो भी तुम्हें नहीं आ रहे होते, पर तुम क्या करते हो, हाँ क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर देखते हो। हाँ इसका ये है, भारत के लोग ऐसे इस तरह रहते थे, ये करते थे, वो करते थे। ऐसे तुम याद कर लेते हो कि भारत के लोग ऐसे रहते थे, वह चंद्रगुप्त मौर्य था, ऐसे कुछ भी याद कर लेते हो। फिर तुम इन्हें याद किया, भारत के लोग, रट्टा मार मार के तुमने वो 20 लाइनें याद की। फिर तुम एग्जाम में गए, फिर वो क्वेश्चन भी आ गया, तुम खुश हो गए, चलो ये मेरा ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद क्या होगा, तुम जैसे ही आंसर लिखने बैठे तुम लिखोगे भारत के लोग। फिर अरे यार आगे, आगे क्या था, क्या था आगे, तुम भूल गए उसी टाइम। और वो तुम्हारा सारा किरक जो भी तुमने किया उस पर पानी फिर गया। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तुम्हें आंसर को समझना है। ऐसे समझना है कि तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े, तुम खुद लिखना सीख सको। तुम्हें खुद को आंसर लिखना आना चाहिए, तुम्हें याद नहीं करना है और स्पेशली रट्टा मार मार के याद नहीं करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम तुम्हें सिखाएंगे कि तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आ रहे पर तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो तुम उसका आंसर खुद कैसे लिखोगे ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम ये करते हैं कि हमारा जो ओवरऑल सिलेबस है वो हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस देखने से उसके बाद हमें ये ध्यान रहेगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सोशल साइंस में जो चारों सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और जो एक और, हाँ ये चारों सब्जेक्ट है आपके जो भी, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि पेपर कितने घंटे का होता है। कई बार क्या होता है, आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, फिर आपको पता भी नहीं है कि आपके जो एग्जाम है वो कितने टाइम का है। तुम 3 घंटे समझते हो या 2 घंटे समझते हो या 4 घंटे समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो तुम्हारा जो पेपर होता है वो होता है 3.15, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का होता है, 80 नंबर का होता है और 20 नंबर तुम्हारे स्कूल वाले भेजते हैं। तो अपने टीचर से अच्छे से बना के रखे। कई बार ऐसा होता है ना, टीचर तुमसे कुछ मंगवा देती है, तुम्हारे खेत में बेर उग रहे, आम उग रहा है, तो मेरे लिए लेते आना, तो लेके चले जाना, क्योंकि उससे मतलब बना के रखनी है। टीचर से बना के रखने से क्या होगा, तुम्हें ये 20 में से 20 दे देंगे। कई बार क्या होता है, टीचर तुमको 20 में से 15 ही देते हैं, फिर इधर तुम्हारे कम पड़ जाते हैं, फिर तुम बोलते हो अरे यार अगर मैम ने मेरे को ना 20 में से 20 नंबर दिए होते ना तो मैं पास हो जाता। तुम्हें 80 में से यहाँ 20 नंबर नहीं आ रहे, तुमको यहाँ पे 20 में से 20 चाहिए। भला हो उस टीचर का जो तुम्हें 20 में से 20 नंबर दे रहा है। ठीक है, तुम्हारे लक्कड़ नहीं होते 10 नंबर वाले, यहाँ तुम्हारे 80 में से 35 नंबर भी नहीं आ रहे होते, यहाँ तुम्हें 20 में से 20 चाहिए होते हैं। तो टीचर से बना के रख लेना, वो तुम्हें 20 में से 20 दे दे, इधर तुम्हारे कम हो तो भी तुम अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे तुम 80 में से मान लो 70 भी ले आए, यहाँ तुम्हारी टीचर से नहीं बन रही और 20 में से 10 ही भेजे गए, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा बेटा। तो ये ध्यान रखना है। बाकी 80 नंबर की गारंटी तो हमारी, हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छे कोशिश करेंगे आपके 80 में से 70 आए। ठीक है, तो चलिए अब आपका सिलेबस देखते हैं। आपकी बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व। ठीक है,
भारत जो कि हमारा देश है, समकालीन विश्व उसके आसपास का, उसके टाइम पीरियड में जो हमारा विश्व था वो, मतलब जिस टाइम भारत में हो रहा था, जो भी इतिहास में हो रहा था वो पूरे विश्व में तब क्या हो रहा था। ठीक है, ये हम देखते हैं, इतिहास सब्जेक्ट है उसमें। उसके बाद चैप्टर, ठीक है, कौन सा चैप्टर क्या है और उसमें क्या बता रहे। तो पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में, ठीक है, अब मैं पूरे विश्व में यूरोप कहाँ है, क्या है, राष्ट्रवाद कैसे, राष्ट्र के प्रति उनकी भावना क्या थी, क्या क्या हुआ था, वो पूरे ओवरऑल चैप्टर में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि चैप्टर में क्या क्या है और आपको क्या ध्यान में रखना है और कितने नंबर देगा आपको ये चैप्टर। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी और उस राष्ट्र के क्या विचार थे। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, कुलीन जो लोअर कास्ट ऐसे जो होते वो, और उदारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी क्रांतिकारी क्रांतियां करते ना लोग, भगत सिंह ने, इन्होंने जैसे क्रांति की थी ना, तो यूरोप में कैसे जो क्रांतियां वगैरह होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, क्रांतियों का युग मतलब जब पूरे युग में क्रांतियां चल रही थी तब। ठीक है, 1830 1848 रोमन कल्पना और राष्ट्रीय भावना, भूख कठिनाइयां, भूख तुमको भी लगती होगी भूख, तो उस टाइम क्या भूख का क्या था, कैसे अकाल वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये पूरे चैप्टर में हम अंदर पढ़ेंगे। और जन विद्रोह मतलब लोगों का जब विद्रोह हुआ था, लोगों ने विद्रोह किया था, क्रांतियां हुई थी वो सब। 1848 उदारवादियों की क्रांति, जर्मन और इटली का निर्माण। तुम्हें मैं मैप में बताऊंगी कहाँ जर्मन है, कहाँ इटली है, कहाँ यूरोप है, पूरा मैप में मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, जर्मन सेना, इटली, ब्रिटेन की अजीब दास्ताना, राष्ट्र की दृष्टि कल्पना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ये सब हम मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी क्या होता है साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, वो सब हम अच्छे से चैप्टर में पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि तुम्हें जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कई बार समझाते नहीं, या फिर तुम्हें भी समझ में नहीं आता है, तो तुम्हें कठिनाई होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर ऐसा करते थे, उठ खड़ा हो, ऐसे बोलते, खड़ा हो जल्दी खड़ा हो, फिर हम खड़े होते थे, फिर बोलते चल चैप्टर पढ़ना चालू कर, फिर हम ऐसे ऐसे लाइन पढ़ते थे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ऐसे करके हम पढ़ते थे। ठीक है, मैं मेरा स्कूल का जो था वो बता रही हूँ, ऐसे पढ़ते थे। फिर मैम आराम से घूम रहे होते थे ऐसे ऐसे, यूं वाह पता नहीं क्या कर रहे होते थे, पर घूम रहे होते थे वो उनके आराम से। फिर उनको ऐसा लगता कि कोई बच्चा बोला, फिर बोला तू खड़ा हो, तू बैठ, तू खड़ा हो, फिर उसको बोलते अब तू पढ़, तो ऐसे होता था। तो फिर कई बार क्या होता है कि समझाते नहीं टीचर्स अच्छे से, तो हम जितना मैं हो सकेगा उतनी अच्छी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? तो समझना बहुत ज़रूरी है, खाली चैप्टर की रीडिंग करना तो अच्छे से नहीं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है कि आप उससे सब कुछ कर पाओ। तो जितना आप अच्छे से समझोगे ना हर चीज़ को, उतना आपको आंसर लिखने में आसानी रहेगी। फिर सेकंड चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये था यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर अब है भारत में राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध, पूरे विश्व में जब युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन होते हैं। ठीक है, खिलाफत और असहयोग किसने किया, क्या किया, वो सब चैप्टर के अंदर। सत्याग्रह का विचार, रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, शहरों में आंदोलन, जो सिटी में आंदोलन हो रहे थे। भारत के अंदर क्या क्या हो रहा है ये देखो, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, गांव के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, वो सब, बागानों में स्वराज, सविनय अवज्ञा की ओर, नमक यात्रा, गांधी जी ने की थी ना नमक यात्रा वो। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन में लोगों की सहभागिता, कैसे लोगों ने भाग लिया था वो सब। सविनय अवज्ञा की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं थी, सामूहिक अपनापन का भाव, सब एकजुट थे तब, हिंदू मुस्लिम सब वगैरह एक होकर सबने आंदोलन किया था ऐसे। तो भारत छोड़ो आंदोलन, लास्ट में जब भारत छोड़ो लोगों ने नारे लगाए, अंग्रेजों भारत छोड़ो सब, फिर अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। तो वो सब हम देखेंगे कि कैसे विद्रोह किए, कैसे हमारे जो महात्मा गांधी ये सब थे उन्होंने विद्रोह किए, फिर अंग्रेजों को कैसे देश से बाहर निकाला। तो अच्छे से पढ़ेंगे, अब मजा मतलब मजा ले लेके पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज भाग रहा है, कैसे क्या हो रहा है ऐसे। इसके बाद भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है। तो आधुनिक युग से पहले रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। अब ये कहाँ रेशम मार्ग था, कहाँ
सिल्क रूट जिसको बोलते थे, उससे क्या था क्या नहीं, वो पूरा चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट ले लेके पढ़ना है। आपको आप देखोगे कि यूरोप कहाँ पर है, कैसे रेशम का मार्ग है, कैसे हमारे ऊपर अंग्रेज ने अधिकार किया, कैसे हम उनसे आजाद हो रहे हैं, मतलब कहानी की तरह पढ़ना है, ठीक है। भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू, विजय, बीमारी और व्यापार, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की क्या अर्थव्यवस्था थी वो, उदय, तकनीकी की भूमिका, 19वीं सदी की आखिर में उपनिवेशवाद, पेस्ट या मवेशी, प्लेग, जो कुछ बीमारियां वगैरह आई थी ना, वो उनका सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना, विदेश में भारतीय उद्यमी, कैसे विदेश में भारत के जो बिजनेसमैन वगैरह वो थे, ऐसा सब कुछ। भारतीय व्यापार, भारत का बिजनेस, कैसे लोग उस टाइम कैसे बिजनेस कर रहे थे, जैसे अभी आप देखते हो ना अंबानी अडानी इनका बिजनेस देखते हो, तो उस टाइम जो लोग थे वो उन्होंने नया नया भारत में कैसे अपना बिजनेस बनाया था, ये सब, ठीक है। उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महायुद्ध जो विश्व के युद्ध हुए थे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से देश आपस में लड़ाए, कौन मरा, कौन जीता, क्या हुआ, वो सब देखेंगे, ठीक है। युद्धकालीन रूपांतरण, युद्धोत्तर सुधार, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, महामंदी, भारत और महामंदी विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल, युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। पूरा देखोगे आप कैसे विश्व में क्या होता है, कैसे युद्ध हुए, कैसे वापस अर्थव्यवस्था आई, पूरा एक कहानी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका चैप्टर। इसके बाद औद्योगिकरण का युग, बिजनेस, कैसे बिजनेस हुए थे ये वगैरह वो सब, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के पहले कारखानों का उदय, कारखाने वगैरह तो होते हैं ना हमारे बिजनेस में, क्या होता है, तुम्हारे बिजनेस होगा, मान लिया तुम्हारे पापा का बिजनेस है तो कारखाना होगा, जहाँ कुछ बनता होगा, ये बड़ा बिजनेस होगा, तो ऐसे, ठीक है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, हाथों का श्रम, जो कुछ जैसे बड़ा बिजनेस है, कुछ लोग उसमें हाथ से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसे सब कुछ, ठीक है। अलग अलग बिजनेस होते हैं, कुछ का छोटा बिजनेस होता है, कुछ का बड़ा होता है, कुछ खुद से ही हाथ काम मतलब हाथ से काम करके कर रहे होते हैं, कुछ जो खुद की फैक्ट्री वगैरह होती है, ऐसे, ठीक है। तो वो सारा इसमें हम पढ़ेंगे। और वाष्प शक्ति, मजदूरों की जिंदगी, कैसे मजदूरों की क्या जिंदगी होती थी, उनको क्या मतलब 300 रुपए में वो पूरा दिन काम कर रहे, सारा लाभ फैक्ट्री वाले को जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे सब कुछ, ठीक है। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, भारतीय कपड़ों का युग, बुनकरों की स्थिति, जो बुनकर जो कपड़ा वगैरह बुनते हो वो बनाते हैं ना, वो सब, ठीक है। भारत में मैनचेस्टर का आना, फैक्ट्रियों का आना, प्रारंभ उद्यमी, विभिन्न स्थानों में मजदूरों का आगमन, औद्योगिक विकास का अनुपाठन, लघु उद्योगों, बहुतायत वस्तुओं के लिए बाजार। जैसे मतलब देश आजाद होने के बाद क्या होता है, हमारे मतलब देश में बहुत सारी फैक्ट्रियां बनती है, अंग्रेज आते वही तो बनाते हैं ऐसे सब कुछ, तो फिर हमारे देश में फैक्ट्रियां बनती है, धीरे धीरे भारत के लोग भी फैक्ट्रियां बनाते हैं, ऐसे फिर हमारे भारत में बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, ठीक है। ये भी हम देखते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, आधुनिक मतलब तो फिर आगे की जो हमारी दुनिया थी आधुनिक, अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं। यूरोप में मुद्रण का आना, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस वो सब कुछ, ठीक है। मुद्रण क्रांति और उसका असर, नया पाठक वर्ग, धार्मिक विवादों और प्रिंट का डर, मुद्रण मतलब ऐसा होता था, न्यूज़पेपर छापते थे कई बार क्रांतिकारी, फिर वो जो न्यूज़पेपर होते थे उनको बैन कर देते थे क्योंकि जनता जागरूक हो जाती थी, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा है, इसमें बच्चे, महिलाएं, मजदूर, नई तकनीकी, वो सब इसके अंदर हम जब चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक है। मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। संसाधन और विकास, क्या होता है संसाधन, अच्छे से पढ़ाऊंगी। जैसे ये पेन है, ये भी संसाधन में आता है। विकास, वो विकास नहीं जो तुम्हारी क्लास में पढ़ रहा है, कौन सा विकास, विकास मतलब डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट, जैसे तुमने बड़ी सी बिल्डिंग बनाई तो वो क्या एक विकास का कार्य, तुमने स्कूल बनाया वो क्या एक विकास का कार्य, उससे पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, उनका विकास होगा, वो सब विकास, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोलूँ संसाधन है विकास, तुम तुम्हारे क्लास के पास वाले विकास को देखो, अच्छा ये विकास नहीं बेटा, वो विकास नहीं। जो डेवलपमेंट होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना, हॉस्पिटल बनना, स्कूल बनना,
वो सब विकास होता है। ठीक है, ये संसाधनों का वर्गीकरण, ये सब संसाधनों के अंदर क्या क्या आता है वो सब हम देखेंगे। फिर है वन एवं वन्य जीव। वन जंगल, ठीक है, वन्य जीव उसके अंदर रहने वाले जो भी जीव होते हैं वो सब, और संसाधन। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा जल संसाधन। मतलब यहाँ हम संसाधन देखेंगे कि हमारे आसपास की जो सारी चीजें वो संसाधन में आती है। पूरी बुक का ऐसे मैं आपको बताऊंगी कि आसपास जो सारी चीजें जैसे पानी, पर्वत, पठार जो सब है, फिर उसमें हम देखेंगे कि पर्वत में कौन कौन से ऐसे संसाधन आ रहे हैं, जल में कौन कौन से संसाधन है, उनके बारे में हम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जल संसाधन। कृषि, जो खेती, आप सब गाँव में रहते होंगे तो आप करते होंगे खेती। ऐसे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज जैसे लोहे वगैरह जो सब होते हैं ना, खनिज होते हैं, तो वो सब। ठीक है, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्र की, पूरे देश की क्या अर्थव्यवस्था होती है, क्या नहीं होती है, ओवरऑल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे क्या है, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी। ठीक है, जब हमारा संविधान बनता है उसमें जो सारे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, कैसे क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या आर्टिकल पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे हम। आर्टिकल में भी तुम्हें मतलब मैं ऐसे बताऊंगी कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, अगर तुमने ये कांड किया तो तुम्हारे ऊपर कौन सी धारा लगेगी, क्या लगेगा, वो सब बताएंगे। ठीक है, सत्ता की साझेदारी, बेल्जियम और श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, बेल्जियम की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता में साझेदारी के रूप, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है सब। इसके बाद संघवाद। संघवाद, भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में सारे जो राज्य होते हैं वो मिलके एक राष्ट्र बनाते हैं, उनकी संघीय व्यवस्था होती है, ये सब हम इसमें ऐसे पढ़ेंगे। संघीय भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के और राज्य के, मतलब एक राज्य का केंद्र से क्या संबंध है। ठीक है, भारत में विकेंद्रीकरण, ये सब। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति के मसले होते हैं, कई बार आप देखते ही आपके आसपास कि भाई तू इस जात का है, उस जात का है, ऐसे बहुत सारे मसले मैटर वगैरह होते ही रहते हैं। तो उन पे कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले, लैंगिक मसले और राजनीतिक, नारीवाद आंदोलन, महिलाओं के लिए कितनी बार हमारे संविधान में बहुत कुछ किया जाता है, कितनी बार जातियों को लेके किया करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या है, कभी भी मतलब आपकी जाति है, ठीक है, आपको जातिवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप अच्छी जात से हो, बुरी जात से हो, कोई जात अच्छी बुरी होती नहीं है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और कभी भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट, जब आप 10th क्लास 12th क्लास में हो, तो जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे, हम भी देखते थे कहीं न कहीं जातिवाद होता था। ऐसे मतलब बुक्स में भी पढ़ते थे, तो ऐसे कि हमारा इतिहास ये रहा, हमारा इतिहास वो रहा, ऐसे। ठीक है, आपका इतिहास है वगैरह यूँ, पर कभी भी ऐसे जातिवाद करना नहीं है आपको। सब जाति अच्छी होती है, बराबर होती है, ये मान के चलना है, तभी आप एक अच्छे देश के नागरिक बनते हैं। ठीक है, ईमानदार नागरिक बनते हैं आप, अच्छे वाले। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, जाति और राजनीतिक, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, जातिगत असमानता, ये सब पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो सब, राजनीतिक दलों की महत्वता, राजनीतिक दलों के कार्य, जैसे बीजेपी वगैरह ये सब होते हैं ना, तो इनके क्या काम होते हैं, क्या नहीं होते, ये दल कैसे बनते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स में आगे आते हैं, वो सब। ठीक है, लोकतांत्रिक के परिणाम, लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और वैध शासन, आर्थिक समृद्धि, क्या मतलब लोकतंत्र का क्या परिणाम वगैरह जो होता है वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में अभी इतना मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, फिर मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि किस चैप्टर से कितने वो आते हैं। ओके, अर्थव्यवस्था। ठीक है, विकास, मैंने बोला था विकास, आपकी क्लास वाला ने, विकास क्या होता है मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, फिर आपको बताए जाएंगे 3 क्षेत्र, 5 क्षेत्र, ऐसे। ठीक है, वो सब। इसके बाद मुद्रा और साख, पैसा, मुद्रा मतलब जो पैसा होता है वो, तो इसमें आप पढ़ेंगे कैसे पैसे को उपयोग में लिया जाता है, कैसे बनता है, क्या मार्केटिंग में होता है, वो सारी चीजें आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत की क्या अर्थव्यवस्था है, ये सब आप देखेंगे। उपभोक्ता का अधिकार, हो गया खत्म। हाँ,
तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल आप आपकी क्लास में हो, तो आपके क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। कुछ होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? उससे आपकी अच्छी बनती है। कई बार वो आपको नाश्ता वगैरह भी करवा देता है। कई बार वो तुम्हारा मेन काम एग्ज़ाम में ऐसे चीटिंग करवा देता है। तो चीटिंग कैसे करते हो तुम? जैसे हम स्कूल में थे तो हम भी चीटिंग तो करते ही थे। मैं भी बैक बेंचर हूँ, इतनी अच्छी मेरी पढ़ाई भी नहीं रही थी उस टाइम, स्कूल में नहीं थी, अभी अच्छी है, ठीक है? तो हम क्या करते थे कि हम क्लास में से बैठे होते थे, जब हमारा एग्ज़ाम चल रहा था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट तो मतलब 8th के बाद हम भी 9th में हम गवर्नमेंट स्कूल में आ गए थे। तो थोड़ा प्राइवेट स्कूल में मतलब सिक्योरिटी अच्छी रहती है कि बच्चा चीटिंग नहीं कर ले। पर सरकारी में तो चलता है ऐसे, मतलब हमारा चलता था, तुम्हारा हो सकता है नहीं चलता हो, ऐसा वगैरह। तो टीचर क्या करता था, ऐसे घूमता रहता था और हमारे तो कई बार क्लास मतलब क्लास में नहीं होता था एग्ज़ाम, ऐसे बरामदे में कर देते पूरा, जो बाहर होता है ना उसमें। तो हम ऐसे बैठे होते थे, फिर हम ऐसे जो नोटबुक होती थी हमारी ऐसे खोलते थे, फिर ऐसे चीटिंग करवाते थे, "देख, देख आंसर देख, जल्दी देख, सर आ रहे, सर आ रहे।" ऐसे आंसर बताते, सर उधर से आ रहे होते थे, हम ऐसे देखते थे, "सर आ रहे, तू देख, देख।" वो आंसर देखता था। फिर हाफ ईयरली में तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती थी, वार्षिक में तो बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको पढ़ना है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं तुमने हाफ ईयरली में चीटिंग कर ली, तुम बोलोगे मेरे ना अर्धवार्षिक परीक्षा में तो इतने शानदार नंबर आए लेकिन वार्षिक में नहीं आएँगे। कहाँ से आएँगे? तुमने अर्धवार्षिक में बेटा चीटिंग की थी, तो वो नहीं करनी है। अच्छे से ईमानदारी से पेपर देना, अगर लाइफ़ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो। तो फिर क्या होता था कि हमारा जो अर्धवार्षिक पेपर होता था, हम उस टाइम क्या करते थे कि टीचर जैसे क्लास में होती थी और ऐसे-ऐसे रो लगे हुए थे और उसमें भी क्या होता था कि जैसे मेरे और मेरी फ्रेंड का रोल नंबर पास में है, तो मेरा होता था 5 मेरा आई थिंक 7 कुछ था, तो मेरा 7 रोल नंबर होता था, उसका 8 तो मैं उसको बोलती थी, "हाँ, तू मेरे पीछे ही बैठेगी, चीटिंग कर लेना।" पर कभी-कभी तो इतनी किस्मत बेकार होती थी कि मेरा तो मतलब रूम के स लास्ट में मेरा लगता था और जो 7 के बाद 8th लगना होता था ना, वो 8th मेरे पीछे नहीं लगता था, वो क्लास के उधर लास्ट फर्स्ट में लगता था। और उसके पास मैडम का टेबल लगता था। इतना बुरा होता था ना उस टाइम तो, और फिर भी वाह! बहुत दुःख होता था। फिर अगले दिन से तो पता चल जाता था कि हाँ, अब ये तो आगे बैठेगी तो मेरे जो 7 ना रोल नंबर है ना, तो मेरे को 6 वाले से बना के रखनी है ताकि मैं उससे चीटिंग कर सकूँ। ऐसे-ऐसे करते थे हम। और कई बार क्या होता था, हमारी जो नोटबुक होती थी मतलब वो ऐसे पेज मिलते हैं। अभी तो पता नहीं कैसी बुक्स मिलती हो, मतलब वो पेपर के लिए जो कॉपी मिलती है पता नहीं कैसी मिलती होगी। हमको ऐसी मिलती थी कि 7 या 7-8 पेज की मिलती थी, तो हम उसको पूरा भरते थे। फिर मैम मतलब सप्लीमेंट्री जो माँगते ना तो उस वापस उसको धागे से बाँधते। तो हम क्या करते थे कि मतलब चीटिंग करने के लिए कि मतलब निकाल लेते थे, उसका पेज निकाल के पीछे वाली फ्रेंड को पकड़ा लेते थे, "जल्दी से तू लिख दे।" तो वो लिख लेती थी। वो लिख के वापस मेरे को पेज पकड़ा लेती थी और हम क्या करते थे जब मैम वापस तो सप्लीमेंट्री जो भी कॉपी लेते थे ना, वो वापस जब चिपकाते तो वो उसको जॉइन करके बाँध के मैम को पकड़ा लेते। इस ऐसे बच्चे थे हम स्कूल में। तुम मतलब सोचो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और अब क्या है हमने पढ़ा, हमको पता चला कि ऐसे चीटिंग से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए फिर हम भी टीचर बने और अब पर हम टीचर बने और हमको पता चल गया बच्चा कैसे-कैसे चीटिंग कर सकता है। क्योंकि हमने अच्छे-अच्छे लेवल की चीटिंग करना सीखा था, की थी, तो हम बच्चों से 4 गुना आगे वाले टीचर हो गए। इसलिए हम आपको यहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है? तो अब आपको क्या ध ध्यान रखना है कि इससे आपको 6 नंबर मिलते हैं, चैप्टर नंबर 1। जो आपके इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है, वो उससे आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है? तो इसको 4 नंबर जितना ही रेडी करना है, ओके? इसके बाद जो सेकंड है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर, उससे भी आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है? 4-4 नंबर मिले। फिर जो ये सेकंड वाला जो वापस चैप्टर है उससे आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है? नोट कर लेना कौन तुम एनसीईआरटी की बुक लेके बैठोगे, पेन, पेंसिल वगैरह जो भी है लेके बैठोगे और चैप्टर के आगे तुमको लिख देना है कि तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे। तो इस चैप्टर से तुमको मिलेंगे औद्योगिकरण का युग से 4 नंबर और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से तुम्हें 4 नंबर, मतलब इतिहास में तुम्हारे सब बराबर की ही है। सबसे 4-4 नंबर तुमको मिल रहे हैं, ठीक है? फिर भूगोल से 20 नंबर के जो तुम्हारे है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, ठीक है? तो इससे तुम्हारे 3 नंबर, मतलब ये तुम्हारा थोड़ा ना अच्छा वाला फ्रेंड है क्योंकि इससे तुमको 3 नंबर मिले, मतलब जो चैप्टर 1 है वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है। अच्छा फ्रेंड होगा तो वही तुम्हें बताएगा वगैरह तो।
3 नंबर मिले। फिर क्या हो रहा है, जो सेकंड नंबर चैप्टर है उससे वन्यजीव संसाधन, उससे तुम्हें 2 नंबर मिल रहे हैं। मतलब एक फ्रेंड होता ना, ठीक है हाँ हाय हेलो कर दिया, तो इस चैप्टर को भी हाय हेलो में ही लेना है, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ना है। पता चला तुम इसको रट्टा मार के गए, क्वेश्चन इस मतलब चैप्टर का आ गया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिखना है तुमको, कॉपी के आगे जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसके आगे लिखना है कि इससे इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, समझे बेटा? ओके। आगे जल संसाधन से तुमको 3 नंबर, अच्छा टिक टिक वाला तुम्हारा फ्रेंड है, समझ लो। कृषि से तुमको 3 नंबर, ठीक है। फिर खनिज ऊर्जा संसाधन से 4 नंबर, अच्छे खासे 4 नंबर मिल रहे, मतलब ज्योग्राफी में इस चैप्टर को तुम तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बना लो, क्योंकि ये तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर को तुम्हें 2 बार पढ़ना है, आया समझ में? फिर विनिर्माण उद्योग, इससे तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं। मतलब जिस कैटेगरी में तुम चैप्टर 1 को ले रहे थे ना कि हाँ इससे 2 नंबर मिलेंगे, 1 ही था ना तुम्हारा चैप्टर, सॉरी चैप्टर 2 को, कि हाँ ये तो नॉर्मल वाला फ्रेंड है मेरा, इससे नहीं बनेगी तो भी चलेगी, उसी कैटेगरी में तुम इसको ले लेना। 2-3 बच्चे होंगे ना तुम्हारी क्लास में जिसको तुम लेना, हाँ इससे बात हो रही है तो भी ठीक है, नहीं है ये, उस कैटेगरी में इस चैप्टर को ले लेना। फिर 7वां चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इससे तुमको मिलेंगे 3 नंबर, ओके ध्यान रखना। सत्ता की, ये हो गया हमारा राजनीतिक विज्ञान पॉलिटी। फर्स्ट नंबर चैप्टर से हमको टोटल 20 नंबर मिलेंगे, यहाँ से हमको मिलेंगे 4 नंबर जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर है उससे। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उससे भी तुमको मिलेंगे 4 नंबर संघवाद से, ठीक है। 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में तुम्हारे, ठीक है, समझे आप? ध्यान रखना है, जितने नंबर जिस चैप्टर के ज्यादा मिल रहे हैं उस चैप्टर पर उतने क्या करना है, तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जाति धर्म और लैंगिक मसले का 4 नंबर, उसके बाद राजनीतिक दल चैप्टर नंबर 4 का 5, इसको बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। क्या करना है, बेस्ट फ्रेंड बना लेना है, ताकि इससे तुमको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब क्लास के बच्चों को फ्रेंड नहीं बनाना है, हाँ मैंने मना करने के बाद भी तुम बनाओगे, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे नहीं छूटेगा, और तुम्हें चैप्टर को भी बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। बेस्ट फ्रेंड मतलब क्या होता है, तुम जो तुम्हारा दोस्त होता है उसके बारे में तुम्हें सब जानकारी होती है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, क्लास में जब बैठे थे मैम की चेयर को पीछे से किसने खींचा था, तुम्हें पता होता है वो सारी हरकतें। मैम की चेयर को तोड़ के किसने रख दिया था, फिर मैम गिर गए, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता है, तुमको उसकी सारी हरकतें पता होती है। ऐसे ही ये जैसे राजनीतिक दल का चैप्टर नंबर 4 है, तो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो इस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है तुम्हें सब पता होना चाहिए। जैसे सारा नॉलेज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का तुम्हारे पास है, वैसे ही चैप्टर नंबर 4 का सारा नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। आया समझ में? लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर नंबर 5, 4 नंबर मिलेंगे इससे तुमको, ओके। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है, 3 नंबर। ठीक ठीक वाला फ्रेंड, थोड़े थोड़े कांड नहीं पता होते ना जिस फ्रेंड के हमको, या इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं, तो ये ऐसा फ्रेंड इसको मानना है, इससे तुमको 3 नंबर ही मिलेंगे। फिर 5 नंबर, हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5-5, इन दोनों से अच्छी बना के रखनी है, तुमको 5-5 नंबर मिलेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मुद्रा और साख से आपको 5 नंबर मिलेंगे, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था से तुमको 5 नंबर मिलेंगे, उपभोक्ता अधिकार से तुमको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने तुमको बता दिया ओवरऑल कि क्या तुमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, किससे तुमको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ऐसा रेड रेड कलर का सब्सक्राइब का जो बटन होगा वो दबाएं, सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़ें। फिर डेली आपकी क्लासेस होगी जिसमें मैं आपको अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, इन सब के मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी, करवाऊँगी, ठीक है? ओके, बाय।